हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लास 6 का जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें पहला चैप्टर हमने कुछ बताया था सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में। इसमें हमने बहुत सारी बातें की थी, जैसे पूर्णिमा का क्या होता है, अमावस्या क्या होता है, खगोलीय पिंड किसको बोलते हैं, और ये जो तारे होते हैं इनका क्या फीचर होता है। जैसे तारों में ऊष्मा होती है, प्रकाश होती है, ये गैस से बने होते हैं। ये सारी बातें हमने कर ली थी। इसके आगे हमने बात की थी इसके बारे में कि नक्षत्र मंडल क्या होता है, नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर, बिग बियर क्या है, सप्तऋषि क्या होता है। ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो ये पिक्चर क्या है, इसके बारे में डिटेल बताते हैं कि ध्रुव तारा की इंपॉर्टेंस क्या है, इसे कैसे दिशा का निर्धारण होता है। ये सारे बातें कर लिए थे। ग्रह के बारे में बताते हैं। ग्रह का कोई अपना जो प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वो किसी न किसी तारे के प्रकाश और ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमारा पृथ्वी ग्रह है तो क्या करता है, सूर्य एक तारा है, सूर्य के ऊष्मा और ग्रह को ऊष्मा और प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद ये प्लेनेट जो है, प्लेनेट का जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है। ये सारी बातें हमने कर ली थी। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे आज जो है ये है एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको बोलते हैं सौरमंडल का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। तो सौरमंडल के जो स्ट्रक्चर है इसमें एक पृथ्वी कहाँ पे है और बाकी सारे ग्रहों की स्थिति क्या है ये जानेंगे। ये बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें एक सन है, सन यानी ये जो सूर्य है जो सेंटर में, जो केंद्र में होता है, और उसको सारे ग्रह उसका परिक्रमा करते हैं अपनी कक्ष पे। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और दिखाया गया है कि ग्रहों की स्थिति को बताया गया है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में कौन कौन से ग्रह हैं, उसके अनुरूप इसको सजाया गया है। जिसमें पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल और पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून है। ठीक है। तो इन सब ग्रहों के बीच में देखा गया है कि चार ग्रहों के बाद एक पट्टी है, एक पट्टी है ब्लैक कलर का, हल्का डार्क, हल्का लाइट में होगा, जिसको क्षुद्र ग्रह की पट्टी बोलते हैं। ठीक है। क्षुद्र ग्रह पट्टी बेसिकली होता क्या है कि इसमें क्षुद्र ग्रह, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और इसका एक और इम्पोर्टेंस है कि ये जो क्षुद्र ग्रह का जो पट्टी होता है, इसी से हम लोग ग्रहों को दो भाग में बांटते हैं। एक बोलते हैं आंतरिक ग्रह, एक बोलते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह मतलब क्षुद्र ग्रह पट्टी के जो बाहर के जो ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, तो इसको बोलेंगे हम लोग बाह्य ग्रह। और आंतरिक ग्रह का मतलब है जो सूर्य से नज़दीक के जो ग्रह हैं, यानी क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच के जो ग्रह हैं, उसको बोलेंगे हम आंतरिक ग्रह, या पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। कभी कभी इसको कहीं कहीं लिखा होगा पार्थिव ग्रह, तो इसको घबराना नहीं है, वो आंतरिक ग्रह की बात कर रहा है। जैसे इसमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चार ग्रह क्या है, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी चीज़ दी होगी। यहाँ पे परिक्रमण और घूर्णन के बारे में बात किया होगा सभी ग्रह का। तो परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण होता है कि कोई भी ग्रह जो है सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाता है अपने कक्षा में, तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। जिससे क्या होता है, मौसमें बदलती है, मौसम की बदलाव जो है उस ग्रह पे परिक्रमण के कारण होती है। दूसरा होता है घूर्णन। घूर्णन क्या होता है, तो अपने अक्ष पे कोई भी ग्रह क्या होता है, एक घूमता है। जैसे हमारी पृथ्वी क्या है, ग्रह है, वो अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है। जिसके कारण हम देखते हैं कि सूर्योदय हमारा पूरब में होता है और सूर्यास्त हमारा पश्चिम में होता है। जबकि सन क्या है, स्टेबल है, सन मूव नहीं करता है, पृथ्वी मूव कर रही है। उसके कंपेयर में जैसे पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमेगी तो सन भी क्या दिखेगा, पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही सारे ग्रह अभी क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। तो उनके यहाँ पे मेन यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है दिया गया है, कितने दिन में वो परिक्रमण करते हैं और कितने दिन में वो घूर्णन करते हैं। तो बुध के बारे में दिया गया है, इसमें शुक्र के बारे में दिया गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। दो इसमें आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके अगर जूम करके देख सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप एक कमेंट में भी हमको कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो हम इसका फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर देंगे। अदरवाइज आपके पास अगर बुक अवेलेबल हो तो ये चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंस है। कभी कभी यहाँ से भी स्टेटमेंट बन जाते हैं क्वेश्चन के। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट, ये सब डाटा का भी स्टेटमेंट बनता है। बहुत बार देखा गया है कि किसी का घूर्णन या परिक्रमण पूछ लेता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक बात यहाँ डिस्कस किया गया कि आसमान में एक चंद्रमा जो दिखता है वो क्या है, उपग्रह है। किसका है, पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी भी क्या है, 7 ग्रहों के साथ साथ एक 8वां ग्रह मतलब है, 8 ग्रह में एक ये भी ग्रह है जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये बात हमने बताई है, वही बात यहाँ दिया गया, रिपीट किया गया है। इसमें एक कुछ बुलेटिन दिया गया है। बुलेटिन में देखेंगे कि कह रहा है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल किसको बोला जाता था, रोमन में सूर्य देवता को बोला जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता था कि सूर्य से संबंधित, सौर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य से संबंधित होता है। तो इसीलिए सूर्य के परिवार को क्या बोला गया, सौरमंडल बोला गया, यानी इंग्लिश में उसको सोलर सिस्टम भी कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग कभी कभी अधिक शब्दों के लिए भी लिखे हैं।
शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, तो शब्द की यहाँ देखेंगे कि उत्पत्ति यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि ज्योग्राफी जो है एक अंग्रेजी शब्द है जो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। तो ये दो ग्रीक भाषाओं से मिल बना है। जीई का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया, ग्राफिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिखना, यानी पृथ्वी और लिखना। यानी पृथ्वी के संबंध में और देख जाने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट स्ट्रक्चर से भी स्टेटमेंट बनाता है, कई बार देखा गया इसको एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें दिया गया जियो और लॉजी। जियो के साथ अगर हम लॉजी शब्द वर्ड को अगर ऐड करते हैं तो ये जियोलॉजी। जियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन। एक जियो के साथ अगर मेट्री को हम ऐड करते हैं तो जियोमेट्री। जियोमेट्री का होता है पृथ्वी का मापन। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पृथ्वी का मापन। अब जियो के साथ हम अगर आइड को ऐड करते हैं तो जियोआइड हो जाए। जियोआइड मतलब आपको बताया है कि जो पृथ्वी का जो शेप होता है वो जियोइड शेप होता है। जियोइड शेप का मतलब होता है कि कहीं कहीं पर पृथ्वी क्या हुआ है, उभरा हुआ है। जैसे हिमालय है 8848 मीटर हाइट है उसका। एक है सबसे पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है वो मरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो इस तरह पृथ्वी का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सरफेस है, वो एक समान नहीं है, कहीं उठा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है। तो इस तरह का ये जियोइड शेप में है। तो जियोइड का मतलब हो गया पृथ्वी का आकार, और या उसका अनुरूप बोल सकते हैं। इसके बाद कर रहा है कि एक आपको इंडियन खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट, उनके बारे में बताया गया है कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने बताया था कि सूर्य के प्रकाश के कारण जो भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। ठीक है। और आज क्या है, आज और विश्व में जितने सारे देश हैं वो खगोल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। उसके लिए वो अपने अलग अलग अंतरिक्ष यान भेजते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि उनको खगोल का जो है ब्रह्मांड के बारे में और भी अलग अलग ग्रहों के बारे में, अलग अलग सैटेलाइट्स के बारे में, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में, जो और सारी घटनाओं के बारे में, सूर्य के बारे में, ये सारी प्रयास करते हैं कि इनकी जानकारी मिले। ये भी एक अच्छा चीज़ है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल में आप समझ गए हैं सौरमंडल होता क्या है। इसमें बेसिकली सबसे मेन क्या होता है, सेंटर में सूर्य है, उसके बाद 8 ग्रह हैं, उसके उपग्रह हैं सभी के, और अन्य भी खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, सब मिलकर क्या बनते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सबसे प्रमुख इसमें क्या है, सन है। तो सन में क्या होता है कि सन जो है पृथ्वी से सबसे पहला चीज़ 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ ध्यान देंगे कि ये एक बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। जो सन है वो क्या होता है, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है बराबर। तो वो एक बहुत बड़ा गैस का गोला है। ठीक है। जो सौरमंडल को बांध के भी रखता है। उसमें जो भी ऑर्बिट में अपने ग्रह जो हैं और सन का जो परिक्रमण कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको बांध के रखा है, इसीलिए वो बाहर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। नेक्स्ट इसके बात करेंगे कि सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि आपको पता है कि तारा जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश और ऊष्मा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम इतना अधिक ऊष्मा महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हम उससे काफ़ी दूर हैं। दूर होने के कारण हमारे ऊष्मा की मात्रा जो है बहुत कम आती है। फिर भी इतना तापमान बढ़ जाता है कि आदमी हालत ख़राब हो जाता है गर्मी के दिनों में। फिर भी ये बहुत कम है, जो क्योंकि दूरी के हिसाब से भी तापमान कम होने लगता है। तो यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से, तो बहुत कम मात्रा में आता है। इसके बाद है ग्रह। नेक्स्ट है सूर्य के अलावा अगर इम्पोर्टेंट कोई है तो ग्रह है। ग्रह में देखेंगे 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, ये सब है। एक ट्रिक दिया हुआ है इसमें, ये 8 ग्रहों को याद करने के लिए इसमें बहुत अच्छा ट्रिक है। देखेंगे माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ये एक ट्रिक है। हालांकि अगर आप बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्स्ट्रा चीज़ और रटने से अच्छा है कि उसी चीज़ को बार बार पढ़ लें, आप ऑटोमेटिक याद हो जाती है। अब इसके बाद देखेंगे कि ये अब बात यही कर रहा है जो हम बताए थे कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये इनका जो शेप होता है दीर्घवृत्ताकार इसको बोलते हैं। यानी जो इस तरह का जो शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं। इस तरह का मान लीजिए सन है, यहाँ ऑर्बिट हो गया किसी ग्रह का, तो ये दीर्घवृत्ताकार शेप हो गया। ठीक है। जिसको हम लोग कक्षा भी बोलते हैं, उस ग्रह का कक्षा बोलते हैं। जैसे बुध जो है 88 दिन में एक चक्कर लगाता है अपने अक्ष पे सन का। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बनाता है क्योंकि आकार और आकृति में क्या है, वो लगभग पृथ्वी के समान है। प्लूटो के साथ क्या हुआ, अब देखेंगे नेक्स्ट कहानी है प्लूटो के बारे में। तो प्लूटो के साथ क्या हुआ कि प्लूटो पहले एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक की तो उसमें निर्णय लिया कि इसको खगोलीय पिंड में से बाहर कर दिया जाए। तो इसको प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाने लगा। क्यों हुआ, क्योंकि
प्लूटो के साथ क्या था कि प्लूटो ग्रह का कंसेप्ट क्या होता है कि वो अपने कक्षा में ही चक्कर लगाएगा, परिक्रमण करेगा, यानी सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो अपने एक फिक्स्ड पाथ जो होता है उसका, यानी जो निश्चित उसके जो रास्ते होते हैं, जो कक्षा होता है उसी के हिसाब से वो चक्कर लगाता है। लेकिन ये प्लूटो क्या था, दूसरे के ऑर्बिट में भी गुजर, दूसरे के कक्ष में भी इंटर कर देता था। तो इसीलिए इसको बोला कि नहीं ये क्या है, ये ग्रह नहीं है, इसको ग्रह की मान्यता हटा दी गई 2006 में। ये भी क्वेश्चन आता है बार बार कि प्लूटो को किस संगठन द्वारा उसकी मान्यता छीनी गई और कब छीनी गई। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन होगा। और किस बैठक में हुआ था, कब हुआ था, तो अगस्त 2006 की ये बैठक में निर्णय लिया गया। एक और चीज़ होता है कि 2003 में UB 313 और सीरस, इसको भी हम ग्रह की मान्यता से दूर कर दिया गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट आता है जो हमारा ग्रह है, जो सबसे सुंदर ग्रह है पृथ्वी, यहाँ पे जीवन संभव है। कह रहा है कि आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसका हम बताएं कि जियोड से भी यहाँ पे शब्द हम लोग ये जियो ऐड किए थे तो बोले थे कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप, तो वही आकार ये है पृथ्वी का। भूभाग जो जिसमें हम लोग देखे थे कि एक समान हर जगह स्ट्रक्चर नहीं है पृथ्वी पे, कहीं पे उभरा हुआ है तो कहीं पे धंसा हुआ है, तो काफ़ी असमानताएं होने के कारण इसको एक नया नाम दे दिया भूभाग का। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार वाला। जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पाई जाती है, पानी और वायु की उपस्थिति होता है। सौरमंडल का ये अद्भुत ग्रह है। सौरमंडल का क्या है, अद्भुत ग्रह, क्योंकि यहाँ पे जीवन है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हवाएं हैं, यहाँ पे जो तापमान है, सबसे बड़ी चीज़ जो तापमान है वो बैलेंस फॉर्म है, ना ही ज़्यादा गर्मी एकदम एक्सेस है और ना ही ज़्यादा एकदम ठंडी है। यहाँ पे तापमान जो है बैलेंस फॉर्म में है, जिसे हमारा जीवन संभव होता है। इसको अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले रंग का दिखाई देता है, पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहता है। अब नीला रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जल की जो मात्रा है वो 2/3 लगभग 2/3 भाग जो है वो जल से ढकी हुई है और जल की मात्रा 2/3 पाई गई है, इसीलिए जल की ज़्यादा उपस्थिति के कारण ये नीला रंग का दिखाई देता है और इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का ही एक उपग्रह है चंद्रमा। अब देखेंगे चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा क्या है, ये पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है, पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। अब देखेंगे कि ये जो पृथ्वी से जो चंद्रमा है इसकी दूरी है 3,84,400 किलोमीटर दूर पे। जैसे हम लोग सन के बारे में यहाँ देखे थे, इस सन क्या है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वैसे ही ये चंद्रमा जो है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम कंपेयर करें तो सन जो है ज़्यादा दूर है पृथ्वी से और चंद्रमा जो है वो थोड़ा नज़दीक है कंपेयर टू सन। अब आगे देखेंगे यहाँ पे वही चीज़ कर रहा है कि दूरियों की तुलना करें दोनों के। एक बुलेटिन में यहाँ देखेंगे 3 बुलेटिन दिए हुए हैं बहुत ही सुंदर, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसमें हम देखेंगे कि प्रकाश की गति जो है इसमें बता रहा है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करती है, तय करती है। और इसके बाद भी, इसके बावजूद अगर देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। तो इस बेस पे हम लोग ये डिसाइड कर लिए हैं कि जो पृथ्वी से सूर्य का जो दूरी है ना वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेकंड बुलेटिन दिया हुआ है, एक व्यक्ति हैं ये क्या बोलते हैं इनको, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये पहले व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पे गए थे। एक चीज़ और, ये क्वेश्चन बार बार आता है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन से व्यक्ति हैं जो पहली बार चंद्रमा पे गए थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखेंगे कब गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। एक नया चीज़ इसमें ये है। अब अगली बार क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ करने का पूछे तो कब गए थे ये पूछ सकता है, तो पूछेगा 21 जुलाई 1969 को गए थे। ठीक है, अब इसके बारे में कह रहा है कि थोड़ा एक्टिविटी है कि कह रहा है कि आप पता कीजिए, मालूम कीजिए कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है कि नहीं गया है। तो ये चीज़ एक एक्टिविटी है, इसको थोड़ा सा स्किप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि उपग्रह के बारे में। तो उपग्रह क्या होता है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। इसमें उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक जो होते हैं जैसे चंद्रमा हो गया वो क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। और मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए कोई संचार के लिए या फिर उसके शोध के लिए कोई उपग्रह जैसे मानव द्वारा छोड़ा गया है जो पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मानव निर्मित उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे ये हो गया भारतीय उपग्रह हैं, कुछ इनसेट हो गया, IRS हो गया, इंडूसेट हो गया, ये सब भारतीय उपग्रह हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं और मानव निर्मित क्या हैं या फिर प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना है कि प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है, मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। क्या करता है, चंद्रमा एक चक्कर 27 दिन का पूरा करता है। अब कह रहा है कि इतने ही समय में वो अपने अक्ष पे भी, जैसे घूर्णन
अक्ष पे घूमेगा तो क्या बोलेंगे उसको, घूर्णन बोलेंगे। और सूर्य या अगर कोई ग्रह है तो सूर्य के चारों ओर, और कोई उपग्रह है तो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। यानी परिक्रमण करता है 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का, और घूर्णन कितने दिन में करता है, लगभग इतना ही दिन लगता है घूर्णन करने के बीच। तो कह रहा है कि परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अगर आप पृथ्वी के किसी भी जगह पे स्थित हैं, खड़े हैं, तो वहाँ से चंद्रमा को अगर देखेंगे रात में तो वो चंद्रमा का एक ही पर्सन दिखाई देगा, उसके पीछे वाले पर्सन नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ बोला जा रहा है कि चंद्रमा पर परिस्थितियाँ जो जीवन के अनुकूल नहीं हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन में चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि पूर्ण चंद्रमा दिखेगा। तो पूर्ण चंद्रमा दिखेगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ छोटे छोटे बहुत ही माइनर चित्र दिखेंगे जो लगेगा जैसे धब्बा उब्बा हो गया है, जैसे गड्ढा जैसा दिखेगा आपको। जब पूर्णिमा होगा तब, सिर्फ पूर्णिमा में ही दिखता है क्लियर ये। इसके बाद होता है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं, तो ये टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, ये किसी जो पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, और ये तारों और ग्रहों और उपग्रहों का अतिरिक्त होते हैं कुछ टुकड़े होते हैं जो जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और क्षुद्र ग्रह की पेटी के बारे में हम लोग बात किए थे। यहाँ पे एक पिक्चर हमने आपको दिखाया था जिसमें बताए थे कि ये जो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। क्या होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तो कभी भी अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह की पेटी किन किन ग्रहों के बीच में स्थित होती है, तो सीधा सीधा है क्या, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो इसी के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, क्षुद्र ग्रह के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि जब विस्फोट हुआ, जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें महाविस्फोट का एक सिद्धांत आता है। तो उसमें महाविस्फोट के सिद्धांत में हम देखेंगे कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ तो ये विस्फोट हुआ, तो विस्फोट के कारण वो कुछ टुकड़े टूटकर अलग हो गए, तो वहीं क्षुद्र ग्रह बन गए। इसके बाद है उल्का पिंड। तो उल्का पिंड क्या होता है कि सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली एक पत्थर के टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कभी कभी कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। अगर पृथ्वी पर उल्का पिंड जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे बहुत सारा डैमेज करता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। वो क्या होता है, आग के गोले जैसे गिरने लगता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिस धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब कभी कभी ठंडा होकर भी गिरता है। कभी कभी क्या होता है कि घर्षण के कारण हवा से घर्षण करता है। तो घर्षण करेगा तो क्या करेगा, घर्षण करेगा, कोई भी चीज़ अगर घर्षण होता है तो क्या होता है, गर्म होता है। जैसे हम लोग ठंडे के दिनों में देखे हैं कि हम दोनों हाथ को ऐसे रब करते हैं, घर्षण होता है, तो ऐसे ज़्यादा ठंड होती है तो इसे रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होगा कि ये दोनों की सतह गर्म होती है। गर्म होने से क्या होगा कि हम लोग को ठंडा फील नहीं होता है। तो ये भी एक फ्रिक्शन का, ये भी एक साइंस में पढ़े होंगे कि जो घर्षण होता है, घर्षण के कारण क्या होता है, उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी उत्पन्न, इसी तरह जो उल्का पिंड होता है वो हवाओं के साथ घर्षण करता है। घर्षण करने के साथ कभी कभी उसमें आग लग जाती है, जलती है, और वो गिरता है तो धरातल पर क्या होता है, गड्ढा का निर्माण करता है, गड्ढा जैसा आकृति बनता है। इसके बाद कहते हैं कि तारों वाले और खुले आकाश में एक दूसरे की ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी होती है। यहाँ फोटो में दिया गया है, देखेंगे कि एक सफ़ेद पट्टी जैसा कुछ दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, बहुत सारे तारों हैं, असंख्य तारों हैं, जिनसे मिलकर क्या बना है, आकाश गंगा उसको बोलते हैं। ये आकाश नेचुरली नाम है, आकाश में बनता है इसलिए। और गंगा इसलिए बोलता है कि गंगा, इसको एक नदी से रिलेट किया गया। जैसे भारत में गंगा नदी है तो एक नदी की तरह धारा जैसे है, दिख रहा है नदी की तरह, तो इसी तरह इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए इसको आकाश गंगा बोला गया। क्या बोला गया, इसको आकाश गंगा बोला गया। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि इस प्रकार इसमें क्या होता है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं तो वो क्या करेंगी, एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब यहाँ देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा, उसको थोड़ा सा समझेंगे। समुच्चय जो पढ़े होंगे ना, ये स्ट्रक्चर उनको बहुत क्लियर समझ जाएगा। मान लीजिए ये पूरा को अगर देखेंगे तो पूरा ये क्या हो गया, ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड के अंदर में क्या आ गया, आकाश गंगा। ब्रह्मांड का एक पार्ट हो गया आकाश गंगा, और आकाश गंगा का एक छोटा सा पार्ट हो गया क्या, सौरमंडल। अब सौरमंडल जैसे बहुत सारे तारे हैं, सबका अपना अपना मंडल होगा, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होगा। तो सौरमंडल भी क्या है, एक भाग है आकाश गंगा का। और सौरमंडल का एक ग्रह है पृथ्वी। क्या है वो, पृथ्वी। तो जैसे हमारा चैप्टर था कि ये चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, तो ये पृथ्वी किसका भाग है, एक सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल यानी सौरमंडल का मुखिया कौन, सूर्य। हेड कौन होता है, सूर्य। और उसके बाद सारे ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सारे पाए जाते हैं। तो पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का भाग है। और पृथ्वी में ही हम हैं, क्या है, कोई मानव है पृथ्वी में, क्या है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या है, पृथ्वी का ही एक छोटा सा पार्ट है जो यहाँ पे पृथ्वी पे हम लोग। ठीक है, तो आज वीडियो में हम इतना ही, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो में अब लाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ग्लोब है, अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे और बारी चीज़ों को डिटेल में। और लास्ट में यही कहूँगा कि जुड़े रहिए, विश्वास कीजिए। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी थोड़ा सा नई है, तो हम उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ों को देख रहे होंगे आप लोग की सॉल्व होते जा रहे हैं और इससे भी बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दूंगा। नोट्स का भी बात किया हूँ, नोट्स भी अगर ज़्यादा डिमांड हुआ तो नोट्स का भी मैं व्यवस्था करूँगा, प्रोवाइड कराऊँगा। मैं बनाऊँगा, खुद से नोट्स बनाऊँगा, चैप्टर वाइज नोट्स बनाऊँगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का वादा करता हूँ और लाऊँगा भी। बस आप बने रहिए और इतना कहूँगा कि किसी भी इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, खुद पे विश्वास करें, फोकस करें और एक लिमिटेड टाइम में ज़बरदस्त तैयारी करें और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ें। सिर्फ एनसीईआरटी मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि कोई भी एग्जाम हो, आप जो भी जीएस का एग्जाम होता है जिसमें जीएस पेपर हो, आप उसको पेपर को लीजिए और उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में खोजिए, आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो इधर उधर के होंगे, लेकिन लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनेंगे। और एनसीईआरटी एक बेहतरीन है, बिगिनर से लेके जो पढ़े हुए लोग हैं उनके लिए भी तैयारी करने का। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था कंसेप्ट का, जो हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग देख रहे होंगे, कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बेहतर लग रही होंगी, तो इस चीज़ को सपोर्ट करें, बढ़ाएं, ताकि हमको भी एक ऊर्जा मिले और हम भी अच्छे से और अच्छा करें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाएँ। धन्यवाद।